हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइंस स्टडी में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो डिस्कशन कराने वाला हूं, जो खान सर एप्लीकेशन पे जो पढ़ाए हैं उसी का जो नोट्स है बिहार दरोगा का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हम लोग देखेंगे मौर्य वंश। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को सब चैप्टर करा दिया हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, ये इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का आप लोग को हो जाएगा मौर्य वंश। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन। मौर्य वंश के बारे में जानकारी के कई स्रोत हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत में जूनागढ़ अभिलेख, शाहगौर अभिलेख हो जाएगा, अशोक के अभिलेख, भवन स्तूप एवं गुफा मुद्रा, आहत पंचमार्क, मृद भांड हो जाएगा, काली पॉलिश वाले। ठीक है, विदेशी यात्रियों का विवरण, इंडिका हो जाएगा, मेगा अस्तनीज हो जाएगा, आस्टिटन और हो जाएगा जचिस्टन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। साहित्य स्रोत हो जाएगा, साहित्य स्रोत का हो जाएगा पुराण अर्थशास्त्र हो जाएगा, राजतरंगिणी हो जाएगा, मुद्रा राक्षस हो जाएगा, विशाखम दत्त हो जाएगा, जैन तथा बौद्ध ग्रंथ और कथा, सरिता सागर, बृहंत कथा हो जाएगा, मंजरी हो जाएगा, जैन ग्रंथ, कल्पसूत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व, प्राचीन भारत का राजवंश जिसने 137 वर्ष तक भारत में राज्य किया। इसके स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य को दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश का राजा गणानंद को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य थे। इन्होंने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठ गया। इनकी माता का नाम मोरा था। चंद्रगुप्त के माता का नाम मोरा था, जिसका संस्कृत में अर्थ है मौर्य होता है, इसीलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल निम्न जाति शब्द का प्रयोग किया। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उदय का चर्चा है। ठीक है, इसके अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत कर लिया और घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक मैसूर तक तथा उत्तर पश्चिम में ईरान फारस से लेकर पूरब में बंगाल तक फैला था। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक था, तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी बेटी कनेलिया हेलेना से विवाह कर लिया और दहेज में एरिया, हेरात, आराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया, बलूचिस्तान तथा पेरीपनीसडाई काबुल से लिया। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। इस बात का उल्लेख एम्पियानस नामक यूनानी ही देता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार दिए थे। कितना दिए थे? 500 हाथी उपहार दिए थे। ठीक है, भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यूनानी लेखक पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहते थे। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल में समाज 7 भागों में बंटा था। ठीक है, दार्शनिक टू
आई 3 सैनिक, 4 किसान, 5 हो जाएगा किसान हो जाएगा, और हो जाएगा आपको निरीक्षण, और हो जाएगा कारीगर, ठीक है। तथा आपका हो जाएगा फ्रेंड्स सभासद, ठीक है। आगे देखते हैं। इनमें से सर्वाधिक संख्या किसानों की थी तथा भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था, जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुरनानू तथा अशोक के अभिलेख से मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं। गोरखपुर में स्थित शाहगौर ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्य की चर्चा है, ठीक है। जैन ग्रंथ रजावली में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दिया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नीति से मिली थी। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चला गया, जहां 298 ईसा पूर्व में सलेखना संथारा विधि से प्राण त्याग दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। दामन ने जूनागढ़ अभिलेख गिरनार गुजरात से जानकारी मिलती है, ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त से सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाई थी, ठीक है। इस अभिलेख ने चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलती है, ठीक है। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है, ठीक है, जो एक राजनीतिक एक प्रशासनिक पुस्तक है। इस पुस्तक के 15 अधिकरण हैं। इस पुस्तक में राजा का राजतत्व सिद्धांत की चर्चा है और कहा गया है कि एक मजबूत राजा को संप्रांग सिद्धांत पालन करना होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। शरीर के अंग के समान राज्य के 7 अंग होते हैं जो निम्नलिखित हैं। राजा, स्वामी, शीर्ष, मंत्री हो जाएगा, अमात्य आंख हो जाएगा, ठीक है, जनपद हो जाएगा क्षेत्र, और जनसंख्या हो जाएगा जो पैर हो जाएगा लेग, ध्रुव किला हो जाएगा, बाह हो जाएगा, ठीक है, कोष हो जाएगा धान, मुख हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दंड हो जाएगा सेना, न्याय हो जाएगा दंड, सेना और न्याय मस्तिष्क, ठीक है। मित्र, सहयोगी, कान, ठीक है। चाणक्य को विष्णु का कौटिल्य भी कहते हैं। ये तक्षशिला के ब्राह्मण थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। महावंश टीका के उल्लेख में मिलता है चाणक्य तक्षशिला के एक ब्राह्मण थे, ठीक है। आगे देखते हैं। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, ठीक है। इनके पिता का नाम गुणी था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। इसने हमें मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। चाणक्य की बेइज्जती घनानंद ने की थी। इसी प्रतिरोध के लिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया और घनानंद का अंत कर दिया, ठीक। आगे देखते हैं। लुटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एटोकोटस शब्द का प्रयोग किया। जस्टिस्टन ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंट्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया। विलियम जोनेस ने यह पहचान कराया कि सेंट्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर चाणक्य की सहायता से संपूर्ण भारत पर रौंद डाला, ठीक है। बिंदुसार 298 से 269 BC यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसके राज्य का संचालक चाणक्य थे। इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। इनकी माता का नाम सुरधरा थी। इसके पत्नी का नाम
चारुमित्रा और सुभद्रांगी थी। इसके पुत्र का नाम सुसीम, अशोक और शिष्य था। इसके दरबार में सीरिया के नरेश एंटियोकस ने अपना राजदूत डैमेक्स को भेजा था। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है, एस्टेम्बो के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर मीठी शराब का दार्शनिक मांगा था। आगे देख लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, वहाँ के राजा एंटियोकस प्रथम ने अंजीर तथा मीठी शराब दिया, किंतु दार्शनिक ने लेने से मना कर दिया क्योंकि सीरिया में दार्शनिक का व्यवहार नहीं होता था। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने अपना राजदूत डायनोसियस को भेजा। ठीक है, बिंदुसार के समय तसीला कश्मीर में 2 बार विद्रोह हुआ। उस समय तसीला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, जो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती का राजपाल था, उस विद्रोह को दबाने के लिए तसीला भेजा। अशोक ने क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, जिसके स्थापना मोखली पुत्र गोशाला ने किया था। बिंदुसार को अमित्र घात या शत्रु विनाशक भी कहते हैं। वायु पुराण में इसे भद्रसार भी कहा गया है। ठीक है, जैन धर्म में इसे सिंहसेन कहा जाता था। ठीक है, यह अपने शासनकाल में कोई नया प्रदेश नहीं जीता था। ठीक है, भारतीय इतिहास में इसको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, सम्राट अशोक 269 से 232 BC। इसका जन्म 304 ईस्वी पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक का। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? बिंदुसार, तथा माता का नाम सुभद्रांगी था, जिसे धर्मों के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? धर्मों के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। बाप रे, देखिएगा दोस्तों, 99 भाइयों का हत्या किया था। ठीक है, भाइयों की हत्या करके एक कुएं में डाल दी थी। ठीक है, वह कुआं आज भी पटना के अदम कुआं नामक स्थान पर स्थित है। देखिएगा, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए 99 भाइयों की हत्या करके एक कुएं में डाल दी थी। वह कुआं आज भी पटना के अगम कुआं नामक स्थान पर स्थित है। 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तथा कलिंग के राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कलिंग का आक्रमण के जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंद था। कलिंग में हुई भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक ने युद्ध नीति का सदा के लिए त्याग दिया और भौरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना किया। ठीक है, ऐसे माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग आक्रमण किया था। ठीक है, आगे देखते, कलिंग आक्रमण के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। इससे बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोध से मिली, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी। कौन दिए थे? उपगुप्त ने दिए थे। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म मानता था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक बौद्ध धर्म व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, किंतु अशोक बौद्ध धर्म से संरक्षण देता था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं
बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ठीक है, प्रचार के लिए। किसको? महेंद्र जो उसका बेटा था और संघमित्रा जो उसकी बेटी थी, ठीक है। आगे देखते हैं। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक महेंद्र और संघमित्रा जो इसका बेटा और पुत्री थी श्रीलंका में भेजा था, ठीक है। धर्म रचित महाराष्ट्र में भेजा था। सोना तथा उत्तरा जो श्रवण भूमि में भेजा था। और हो जाएगा आपको महारचित हो जाएगा आपको हो जाएगा यवन देश हो जाएगा, महादेव हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा, ठीक है। और भेजा था आपको दोस्तों देखिएगा मंचिम जो हिमालय के क्षेत्र में और मच्छांतिक कश्मीर गंधार में, ठीक है। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से ही धर्म यात्रा प्रारंभ की। उसी यात्रा के क्रम इस प्रकार बोध गया, कुशीनगर, कुंभनी नगर, कपिलवस्तु, सारनाथ तथा श्रावती, ठीक है। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष और प्रथम बोध गया की यात्रा की। उसके बाद 20वें वर्ष लुम्बिनी नामक ग्राम गया और उसके बाद मुक्त कर दिया तथा केवल 1/8 भाग ही कर लेने की घोषणा की। अशोक के काल में तीसरे बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष मोगलीपुतिस था। श्रीलंका के राजा ने सिंगली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु तथा अर्थात वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। अशोक के समय मुद्राएं सोने और स्वर्ण के, चांदी और कशाशक एवं तांबे, काकड़ी आदि के होते थे, ठीक है। अशोक ने आजीवन संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा दान दिया। कौन कौन? सुदामा, कर्ण, चौपाड़, विश्व झोपड़ी। आजीवकों के लिए नागार्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्रदान किया गया था। इसका उत्तराधिकारी कुषाण था, ठीक है। आगे देखते हैं। अशोक की 5 पत्नियां थी। कौन कौन? असंध्या देवी, करु आती, पद्मावती, नित्यर्क्षक थी, जिसमें से अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव कारुवाकी का था, ठीक है। कारुवाकी के कहने पर ही अशोक ने युद्ध त्याग दिया था, ठीक है। कल्हड़ के पुत्र राजतरंगिणी को पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर से भी था, तो अशोक ने कश्मीर में झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना किया तथा नेपाल में ललितपत्तनम देवपत्तनम नामक नगर बसाया, ठीक है। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया, ठीक है। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डेरियस दारा या दाय बाहू से मिली। अशोक के अभिलेख की भाषा प्राकृतिक थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया था। ब्राह्मणी लिपि यह सर्वाधिक भारत में मिले हैं। इसे बाईं से दाईं ओर लिखी जाता है, ठीक है। खरोष्ट लिपि यह पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में मिले हैं। इसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। अरमाइक लिपि यह अफगानिस्तान से मिली है। ग्रीक लिपि यह अफगानिस्तान से उत्तरी सीमा से मिली है। अशोक के शिलालेख को पहली बार फेनथैथर ने 1750 ईस्वी में खोजा। अशोक के अभिलेख को पढ़ने और समझने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को मिली, ठीक है। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम प्रियदर्शनी देवताओं का पसंद लिखा है, ठीक है। मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक की मास्की नेदर तथा उदगेलान अभिलेख में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है, ठीक है। भद्रबाहु अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट नाम का प्रयोग हुआ।
असम असम से अशोक की कोई भी साक्ष्य नहीं मिली है जिसमें यह पता चलता है कि यह क्षेत्र अशोक के सम्राट से बाहर था। अशोक 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। ठीक है, अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, शिलालेख इसे बृहदेशी शिलालेख तथा लघु शिलालेख में भी विभाजित किया गया है। ठीक है, स्तंभ लेख इसे दीर्घ स्तंभ एवं लघु स्तंभ लेख में विभाजित किया गया है। ठीक है, गुहा लेख ये गुफाओं में लिखे जाते थे। ठीक है, उसे ही गुहा लेख कहते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, अशोक के चतुर्थ शिलालेख। प्रथम शिलालेख, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि पर रोक लगाया गया है। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ठीक है, द्वितीय शिलालेख में इसमें पशु चिकित्सा का चर्चा है। साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य जैसे चेर, पांड्य, श्रीलंका, केरल पुत्र, सत्यपुत्र की चर्चा है, किंतु चोल वंश की चर्चा नहीं है। तृतीय शिलालेख, इसमें अशोक ने 3 अधिकार राजयुग युक्त तथा प्रेदेशक का चर्चा किया है जो धर्म के प्रचार के लिए थे। अशोक ने इस शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश जारी किया कि वे हर 5वें वर्ष दौरे पर जाएं। इसमें धर्म संबंधित कुछ नियम भी निर्देशित है। चतुर्थ शिलालेख, इसमें भैरी घोष युद्ध के स्थान पर धम्म घोष बुद्ध के नीति की चर्चा है। पांचवा शिलालेख, इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है जो धार्मिक जीवन की देख रेख करता है। इसमें समाज तथा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है, छठवां देख लेते हैं। छठवां शिलालेख, इसमें अशोक ने कहा कि मेरी अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिला सकते हैं। इसमें आत्मनियंत्रण संबंधित शिक्षा दी गई है। ठीक है, सातवां शिलालेख, इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है जिसमें तीर्थयात्री की चर्चा है। ठीक है, आगे देखते हैं। 8वां शिलालेख, इसमें अशोक के धर्म यात्रा की चर्चा है जो इसके राज्याभिषेक से 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया हो जाएगा, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी। ठीक है, 9वें शिलालेख, इसमें अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस शिलालेख में सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख है। 10वां शिलालेख, इसमें धम्म महत्व के बारे में चर्चा है। ठीक है, इसमें सम्राट अशोक ने आदेश जारी किया कि राजा तथा उच्च राज्य अधिकारी हमेशा ही प्रजा के हित के बारे में सोचें। 11वां शिलालेख, अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं। ठीक, 12वां शिलालेख, इसमें स्त्रियों के स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा एवं हर प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। ठीक है, 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है तथा साथ ही सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी वर्णित है। साथ ही पड़ोसी राजाओं के संबंध का उल्लेख है। 14वां शिलालेख, अशोक ने कहा है कि मैं ऊपर लिए गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत ही कम काम किए हैं जो इसमें नहीं लिखे गए हैं। इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, शिलालेख लिपि स्थान शाहबाजगढ़ी खरोष्टी हो जाएगा। ठीक है, पेशावर पाकिस्तान में जो है आपको हो जाएगा। मन शहर है जो खरोष्टी हो जाएगा, हजार जिला पाकिस्तान में ही है। सासाराम ब्राह्मणी जो रोहतास जिला बिहार भारत में है।
धौली, धौली ब्राह्मणी जो पूरी उड़ीसा में है आपको हो जाएगा एरागुड़ी जो ब्राह्मणी जो हो जाएगा चितल दुर्ग मैसूर में हो जाएगा पालिक गुंडू जो ब्राह्मणी जो हो जाएगा आपका हो जाएगा, देखिएगा फ्रेंड्स, एरागुड़ी हो जाएगा जो ब्राह्मणी जो हो जाएगा चित्तल दुर्ग मैसूर में हो जाएगा। ठीक है, पाली गुड्डू हो जाएगा आपको ब्राह्मणी जो अभी मठ हो जाएगा कर्नाटक में। वैराट बाबू हो जाएगा आपको ब्राह्मणी जयपुर राजस्थान में। ठीक है, कलसी हो जाएगा आपको ब्राह्मणी जो देहरादून उत्तरांचल में हो जाएगा। ठीक है, गिरिनार हो जाएगा ब्राह्मणी जो आपको जूनागढ़ के पास कठियावाड़ गुजरात में हो जाएगा। धौली ब्राह्मणी जो पूरी उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, सुपारा आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, सुपारा जो हो जाएगा ब्राह्मणी थाने का आपको हो जाएगा, थाने के पास महाराष्ट्र हो जाएगा। आपको जौहगढ़ हो जाएगा ब्राह्मणी जो गंजाम जिला उड़ीसा में हो जाएगा। रूपनाथ हो जाएगा ब्राह्मणी जो जबलपुर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। एरांगुड़ी हो जाएगा ब्राह्मणी जो कैनूर आंध्र प्रदेश में होगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं दोस्तों अशोक के स्तंभ के लघु अभिलेख। ठीक है, भाब्रू अभिलेख, राजस्थान के भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया। किसका बताया? खुद का मगध का सम्राट बताया। ठीक है, आबू अभिलेख में इसने बौद्ध धर्म के तीर्थ बुद्ध धर्म और संघ की चर्चा है। ठीक है, अशोक 7 स्तंभ लघु अभिलेख मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं रुमनदेई अभिलेख, यह अफगानिस्तान के कंधार से मिलता है जो अरमाइक लिपि में है। यह सबसे छोटा अभिलेख है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की है। ठीक है, कौशाम्बिक अभिलेख यूपी इनमें अशोक ने अपनी पत्नी कारुवाकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा की है। अतः इसे रानी की अभिलेख कहते हैं। अकबर इसे इलाहाबाद स्थापित कर दिया, इसे रानी अभिलेख भी कहा जाता था। टोपरा अभिलेख हरियाणा फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करा दिया। मेरठ अभिलेख यूपी, पहले यह मेरठ था, फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा रामपुरवा अभिलेख, यह बिहार के चंपारण में है। इसकी खोज 1872 में कारलायक ने की। लौरिया नंदनगढ़, यह बिहार के चंपारण में है। लौरिया अरेराज, यह बिहार के चंपारण में है। सर एकुना अभिलेख, यह अफगानिस्तान के कंधार से मिला है जो ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में है। ठीक है, आगे देखते हैं कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा कि संसार के सभी मानव मेरी संतान पुत्र है। मैं एक माँ की भांति उसके सांसारिक तथा परलौकिक जीवन की कामना करता हूँ। अशोक ने कहा है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को योगाधाम को देखकर नीचे हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी समाज की देखरेख के लिए राजुक को नियुक्त किया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा राजुक अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत कर सकते हैं, गलत व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। ठीक है, अशोक के गुहा लेखों की संख्या 3 है जो बिहार के गया के निकट बराबर की पहाड़ी में गुफा में स्थित है। यहाँ 3 गुफाएं हैं। इसमें से गुहा लेख में आजीवकों को दिया गया दान का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अशोक के अभिलेख लिखने के लिए पत्थर उत्तर प्रदेश के चुनार से मिला है। ठीक है, अशोक की धम्म यात्रा, इसमें अशोक के लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई है उसे ही धम्मा कहते हैं। अशोक का धम्म स्थानीय नियंत्रण पर आधारित था। ठीक है, अशोक की धर्म
धर्म परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। ठीक है, अपने आप को नियंत्रित करना धर्म नीति का मूल सिद्धांत है। अशोक ने अपने दूसरे 7वें स्तंभ लेखों में धर्म के गुणों सत्यवादिता, पवित्रता, साधुता, मृदता, दान, दया, कल्याण को बताया। ठीक है, अशोक ने कहा कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण भिक्षु का आदर करें। ठीक है, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार करें। ठीक है, व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हुआ तो इसे ज़रूर लाइक कर देना फ्रेंड्स। चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।